हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का पार्ट 3। ठीक है, इसके अन्य पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इन सब प्रॉपर ढंग से लिखे हुए नोट्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ अगर इन प्लेटों के मध्य रख दिया जाए तो उसकी संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने को आज देखना है। ठीक है, तो ये देखने से पहले मैं सबसे पहले इससे पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा वो थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कि अगर कोई संधारित्र है, ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र, और उसके बीच में हवा या निर्वात है, तो उसकी धारिता जो होती थी वो होती थी A ε0/d। इनके बीच की दूरी है d और इसका क्षेत्रफल है a, प्लेट का क्षेत्रफल a। तो ये होती थी धारिता जब प्लेटों के मध्य निर्वात या हवा हो। और जब इन प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, ठीक है, तो इसकी जो धारिता हो जाती है वो होती है A ε0/d। ये εr इसका पराविद्युतांक है या इसको k भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तब होता है ये फॉर्मूला जब ये जो परावैद्युत पदार्थ अपन ने भरा है इसकी मोटाई भी d हो, यानी कि इनके मध्य की पूरी जो दूरी है प्लेटों के मध्य, पूरे के अंदर अपन अगर परावैद्युत पदार्थ भर दें तब ये फॉर्मूला होता है उस संधारित्र की धारिता का। ठीक है, अब ये अपन ने देख लिया था जब पूरे में भरा हो। अब अपने को देखना है कि उस जो परावैद्युत पदार्थ है वो इसमें पूरे में न भर के कुछ टी मोटाई तक का भरना है, कुछ जगह खाली है, कुछ जगह के बीच में हवा है। ठीक है, तब अपने को क्या देखनी है, धारिता, उस संधारित्र की धारिता। अब ये इस पे बेस्ड एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इसका जस्ट पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वो एक बार आप ज़रूर देखें ताकि ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, और उसमें से आपको ये भी पता लगेगा कि ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं। ठीक है, बेसिक से। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी इसमें आपको समझ में आ जाएगा, पूरा कंप्लीटली ध्यान देना है इस पर। ठीक है, तो प्रोसीजर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछे यानी कि बड़ा क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रोसीजर जो अभी मैं बताऊंगा उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको छोटे अंक में कुछ छोटे मार्क्स में पूछे, ये जैसे 1 या 2 मार्क्स में, तो आप लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उससे अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बड़े नंबर में पूछे तो ये आपको पूरा प्रोसेस करना है। प्रोसेस अपना ये रहेगा, थोड़ा मैं ब्रीफली बता देता हूँ प्रोसेस अपन क्या करने वाले हैं। प्रोसेस ये रहेगा कि अपने को निकालना है धारिता C जो कि होती है Q/V। ठीक है, Q/V। अब Q अपने को पता है, मान लेंगे कि अपन ने Q आवेश दिया है तो Q पता है, C निकालना है। कुल मिला के अपने पास अगर V हो तो Q में V का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, धारिता। ठीक है, तो कुल मिला के अपन को हर जगह V निकालना है और Q में भाग दे देना है। और V जितनी भी अलग अलग कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होगी मैं अभी बताऊंगा। उन सब कंडीशन के लिए V निकालेंगे, जो V1 V2 जो भी आएंगे टोटल जोड़ के जो V आएगा उसका भाग देंगे Q में, तो अपने पास क्या आ जाएगी, धारिता। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये समांतर प्लेटें हैं दो, ये कुछ ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो इसको अपन ऊपर से देखेंगे तो अपने को एक लाइन दिखेगी, ये लाइन और ये लाइन, इस प्लेट की ये लाइन, इस प्लेट की ये लाइन। इसको आप 3D में समझना है कि ये दो प्लेटें हैं, इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। इनके मध्य, जैसे ये मैं परावैद्युत पदार्थ समझ सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये दो प्लेटें थी, इनके मध्य ये परावैद्युत पदार्थ, इसकी मोटाई मैं मान लेता हूँ T, ये T मोटाई का है। ठीक है, ये T मोटाई का है, ये दो प्लेटें थी। ठीक है, तो अपन कुछ बातें मान लेते हैं इसमें। क्या मानने वाले हैं, माना एक समांतर प्लेट जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A, ये जो प्लेटें हैं
इनका जो क्षेत्रफल है वो a तथा प्लेटों के मध्य की दूरी d है। इन दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो है d। ठीक है, अब यदि t मोटाई का पराविद्युत उन दोनों प्लेटों के मध्य रख दिया जाता है तब धारिता। अब t मोटाई का पराविद्युत पदार्थ, ये पराविद्युत पदार्थ इस पूरे में नहीं है, सिर्फ t मोटाई तक ही है। ठीक है, ये t मोटाई तक के पराविद्युतांक का कोई पराविद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तब अपने को क्या निकालनी है? धारिता, इस संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया अपने को क्या है, v निकालना है, v टोटल v निकालना है। तो v अगर अपने पास होगा तो q में भाग देंगे, अपने पास क्या आ जाएगी? धारिता। और v मैंने ये भी बताया कि v जितनी भी कंडीशन बनती है उन सब का v निकालना है। तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, दोनों प्लेटों के मध्य। अब v अपन सबसे पहले चलो ये बताता हूँ कि v कैसे निकालेंगे। v निकालने के लिए अपने को क्या है, v इज इक्वल टू ई इंटू डी या e इंटू आर। ठीक है, e इंटू आर ये होता है v। v इज इक्वल टू ई इंटू आर, यानी कि विद्युत क्षेत्र इंटू वो विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी तक है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के मध्य उस विद्युत क्षेत्र या उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जिसमें पराविद्युत पदार्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र उस क्षेत्र में जिसमें ये पराविद्युत पदार्थ नहीं है, यानी कि मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जिसमें पराविद्युत पदार्थ नहीं है। तो इसकी जो दूरी है यानी कि r है वो क्या है? d माइनस टी। टी तो ये है लेकिन ये पूरी d है, ये इसमें से ये t घटा दूँ तो अपने पास क्या बच जाएगा? ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें E आएगा, जो मैं मान लेता हूँ E1, वो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया? ये इसको अगर आपको पूरा समझना है, याद भी रख सकते हैं, अगर समझना है तो इसका पिछला लेक्चर समझें, उसमें मैंने समझाया इसको। ठीक है, तो सिग्मा की जगह अपन क्या लिख देते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया विद्युत क्षेत्र किसमें? जिसमें पराविद्युत पदार्थ नहीं है, इतने क्षेत्र में, इतने और इतने। ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो। सबसे पहले अपन दोनों जो कंडीशन बनेगी उसमें विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, बाद में विभव d से गुणा कर देंगे, यानी कि जो जितनी दूरी में उससे गुणा करेंगे विभव आ जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा कंप्लीट प्रोसीजर देखिए, लास्ट तक समझ में आ जाएगा आपको अपन क्या कर रहे हैं। दोनों प्लेटों के मध्य, सेकंड कंडीशन ये, विद्युत क्षेत्र इस एरिया में देख लिया, अब अपने को देखना इस एरिया में, फिर जोड़ देंगे तो दोनों एरिया आ जाएंगे अपने पास। ये अपने पास आ गया, दूसरा ये। अब दोनों प्लेटों के मध्य उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जिसमें पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है, यानी कि इतने क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में कि विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के मध्य अगर कोई के पराविद्युतांक या एप्सिलॉन आर का कोई पराविद्युतांक का कोई पदार्थ रख दें तो उसके जो विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है कि वो जो के है उसका भाग लग जाता है, विद्युत क्षेत्र इतने गुना कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1/k गुणा हो जाता है। ठीक है, यानी कि k का भाग लग जाता है, तो k का भाग दे देंगे। तो जो E2 आएगा, इतने क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आ जाएगा E1/k। E1 क्या था? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ k का भी भाग लग जाएगा तो E2 आ जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू k। ठीक है, ये आ गया विद्युत क्षेत्र। तो अपन दोनों कंडीशन जो थी, यानी कि विद्युत क्षेत्र इसमें और इसमें प्लस इसमें। ठीक है, तो अब अपने पास पूरे के अंदर विद्युत क्षेत्र आ गया, तो पूरे के अंदर विद्युत क्षेत्र आ गया तो अपन पूरे के अंदर अब क्या निकालेंगे? विभव। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र E1 के कारण विभव, E1 क्या था? इतने क्षेत्र में, इतने और इतने क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो E1 के कारण विभव क्या होता है? V1 इज इक्वल टू E1 इंटू ये कितनी दूरी में, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है E इंटू आर। ठीक है, तो ये कितनी दूरी में? d माइनस टी, क्योंकि इतने क्षेत्र में देखना है तो d माइनस टी, तो गुना कर लेंगे E1 इंटू डी माइनस टी। E1 क्या था? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1। अब देखते हैं V2, यानी कि जब जो पराविद्युत रखा है उस क्षेत्र में विभव कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र E2 के कारण विभव, विद्युत क्षेत्र E2 के कारण विभव मैं मान लेता हूँ V2 इज इक्वल टू E2 इंटू टी। ये V होता है E इंटू आर, ये इस यहाँ जो ये E2 है वो कितने क्षेत्र में? T मोटाई तक। ये देखिए ये T मोटाई तक था। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू ये E2 की वैल्यू है,
जो कि अभी अपन ने निकाली, E2 की वैल्यू ये थी, ये E2 इंटू टी मोटाई आ गई। तो इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 2। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल विभव कितना होगा, V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसकी वैल्यू V1 की वैल्यू ये थी, V2 की वैल्यू ये थी, दोनों जोड़ दिया, समीकरण नाम दे देता हूँ मैं 3। अब इस संधारित्र की धारिता मैंने क्या कहा था, कुल विभव निकाल के आवेश में भाग दे देंगे। आवेश अपन ने मान लिया Q, ठीक है, Q अपन आवेश मान के चल रहे हैं, Q बाई V अपने पास आ गया, तो V का भाग दे देंगे, V का भाग दे देंगे, ये पूरा V इसका भाग दे देंगे Q में। तो यहाँ से Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ठीक है, यानी कि जो Q है ये कॉमन आके पूरा कट जाएगा, और A एप्सिलॉन नॉट भाग में ऊपर चल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी, ये बच जाएगा प्लस T बाई K, ठीक है। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटे यानी कि कम मार्क्स में अगर कोई पूछे क्वेश्चन बोर्ड में तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछे तो आपको पूरा ये प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र अपने को पता होता है, विद्युत क्षेत्र से अपन यहाँ क्या निकाल लेंगे, विभव, और विभव से अपन क्या निकाल लेते हैं, संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ डी क्या, प्लेटों के मध्य की दूरी, और टी है प्राविद्युत पदार्थ की मोटाई, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर को पूरा समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें एक बार ये पूरा प्रोसेस दोबारा करेंगे, जिससे आपको अगर आप अभी तक समझ में नहीं आया तो उसको देखने पे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जस्ट उसी के जैसा ही है जैसा अपन ने अभी देखा। तो के प्राविद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिकाओं के क्षेत्रफल की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है, यानी कि जो प्राविद्युत पदार्थ है के मोटाई का, उसका जो क्षेत्रफल है वो उन पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान ही है, ठीक है। लेकिन मोटाई जो है वो क्या है, 3/4D, मोटाई चेंज है लेकिन क्षेत्रफल समान है, ठीक है। जहाँ डी पट्टिकाओं के मध्य पृथक्कन, यानी पृथक्कन मतलब उनके बीच की दूरी है। पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उस गुटके को अपन उस संधारित्र के बीच में रख दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये है कि आप सीधा फॉर्मूला याद रखें और फॉर्मूला में टी की जगह D/3/4D रख दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मार्क्स में पूछा है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोसीजर दोहराना है, ठीक है, जो अपन ने अभी देखा वैसे वैसे। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, केस 1, जब पट्टिकाओं के मध्य पराविद्युत नहीं है अर्थात हवा है, तो अपन क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब इसमें क्या पूछा आपने, ये अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि परिवर्तन क्या होगा, यानी संधारित्र की पहले अपन को एक नॉर्मल संधारित्र लेना है और फिर उसके मध्य पराविद्युत रखना है। तो परिवर्तन पूछा है, तो सबसे पहले केस 1 में लेंगे एक नॉर्मल संधारित्र जिसके बीच में हवा है, यानी कि कुछ नहीं रखा हुआ है। जब पट्टिकाओं के मध्य पराविद्युत नहीं है अर्थात हवा है, तो अपन क्या लेंगे, एक संधारित्र लेंगे, यानी कि जिस पे 2 पट्टिकाएँ हैं, ठीक है, 2 प्लेटें हैं, जिसमें एक में प्लस क्यू आवेश है, दूसरे में माइनस क्यू है, और डी दूरी पर स्थित है, और इनका क्षेत्रफल है ए, ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र ये होता है, ये अपन देख ही चुके हैं, विद्युत क्षेत्र ये होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है, E0 इंटू डी, तो ये आ गया विद्युत विभव आ गया। तो धारिता क्या होगी, C0 में मान लेता हूँ इस कंडीशन के लिए, फर्स्ट केस के लिए, Q बाई वी, C0 इज इक्वल टू Q बाई वी की वैल्यू ये आई, इसकी रखेंगे तो ये आ जाएगा C A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये आपको फॉर्मूला याद भी होगा, जब बीच में हवा होती है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अपन सेकंड केस की बात करते हैं, जब के प्राविद्युतांक का 3/4 मोटाई का जो प्राविद्युत पदार्थ है वो उसके बीच में जब रख दिया जाता है, ठीक है। तो प्लेटें वही है, ए क्षेत्रफल की, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश वही है। अब इसमें क्या है, इस मोटाई के अपन क्या रख देंगे, एक प्राविद्युत पदार्थ, ठीक है। तो अपन तरीका क्या होता है, अपने को पता है, विद्युत विभव निकालना होता है हर कंडीशन के लिए। तो इसमें 2 कंडीशन होगी, यानी कि 2 विद्युत क्षेत्र अलग अलग होंगे,
एक तो इस और इस क्षेत्रफल के लिए और एक इस पराविद्युत वाले क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र जहाँ पराविद्युत पदार्थ नहीं है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं E1 इज इक्वल टू E0। E0 अपन ने अभी निकाला Q/A/0, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र होता है जब कोई पराविद्युत नहीं होता है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया, इतना ही होगा जो आपने निकाला। अब E1 यानी कि इतने विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभवांतर होगा, विभवांतर वो क्या होगा, विभवांतर होता है V इज इक्वल टू E इंटू आर। E अपने को पता है, R यानी कि ये कितनी दूरी में है। तो अभी अपन ने देखा कि ये इतने क्षेत्र में, इतने प्लस इतने, तो ये कितना है D माइनस ये पराविद्युत वाला अपने को अगर निकाल लें, इतनी मोटाई निकाल लें, तो बाकी मोटाई में क्या है, विद्युत क्षेत्र ये है। ठीक है, तो D माइनस 3/4 D, तो ये आ गया V1। ठीक है, अब ये केस हो गया जब पराविद्युत पदार्थ के अलावा जितना क्षेत्रफल बच गया था उसके अंदर विभव। अब देखते हैं जो पराविद्युत पदार्थ है उसके अंदर विभव कितना होगा। पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र जहाँ पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है उसके अंदर मैं मान लेता हूँ विद्युत क्षेत्र है E2। E2 क्या होगा, E0/K। ये अपन ने अभी देखा कि K का भाग लग जाता है या अगर पराविद्युत बीच में रख दिया जाता है तो। ठीक है, तो E2 विद्युत क्षेत्र के कारण पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, V2 इज इक्वल टू, क्योंकि V इज इक्वल टू E इंटू आर, यानी कि E क्या है, E2 इंटू आर क्या, और वो कितनी दूरी पे लग रहा है 3/2D, यानी कि जितनी पराविद्युत की मोटाई है। तो V2 इज इक्वल टू E0/K 3/4 इंटू D। ठीक है, अब विभव 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, जोड़ लेते हैं। टोटल विभव क्या होगा पट्टिकाओं के मध्य, V1 प्लस V2। V1 ये था, V2 ये था, तो टोटल ये आ गया विभव। अपने को क्या निकालना, धारिता। धारिता क्या होती है, Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। अब Q अपने ने Q ही माना था, बाई V का भाग दे देंगे तो अपने पास फाइनली आंसर आएगा C इज इक्वल टू, ये इसका भाग देंगे Q में। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास 4K/K+3 C0। ठीक है, तो यानी कि अगर ये इतना पराविद्युतांक इतनी मोटाई का रख दें तो ये इतने गुना हो जाएगा, ये इतने गुना। ठीक है, आपको याद नहीं रखना है, ये आपको निकालने का प्रोसीजर ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, एक तो सीधा फॉर्मूला से और एक इस पूरे डेरिवेशन से। ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कंप्लीट समझ में नहीं आया तो इसका जो पिछला पार्ट था वो देखें, जिससे आपको हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और ये नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियोज़ इसमें अपलोड होते रहते हैं जो कि कम्प्लीटली हिंदी में रहते हैं और आप अपने उनको देख के कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।